हम्म, ये देखिए बच्चों, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग का। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर माना जाता है। और इससे काफी एक बेसिक लेक्चर मैं बना रहा हूँ फ्यू मिनट्स का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉस्ट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स इन मार्जिनल कॉस्टिंग: फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो होती है बच्चों, ये रिमेन्स फिक्स्ड। ये जो होती है बच्चों, ये फिक्स रहती है और ये चेंज नहीं होती है, बिकॉज ये खर्चे खर्चे हैं। एक्सपेंडिचर को हमने दो पार्ट्स में ले लिया, फिक्स एंड वेरिएबल। तो मैं दोनों का एक एक करके मीनिंग समझा रहा हूं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होती है और यूनिट प्रोड्यूस से लिंक नहीं होती है। जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री है बच्चों, ऑफिस के खर्चे हैं। रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ ऑफिस, रेंट ऑफ गोडाउन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, और रेम्युनरेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर, क्योंकि हम उन्हें नौकरी से हटा नहीं सकते इसलिए, एटसेट्रा। फिर आता है बच्चों इसी में वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नो प्रोडक्शन नो वेरिएबल कॉस्ट। बात बिल्कुल सही है। यदि हम वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड करेंगे बच्चों तो ही खर्च होगी। अब मटेरियल है, माल बनाएंगे तो मटेरियल कंज्यूम होगा, माल ही नहीं बनाएंगे तो मटेरियल जाएगा कहाँ। डायरेक्ट वेजेस है, वर्कर को मजदूरी तब देंगे जब वो वर्क करेगा, वर्क ही नहीं करेगा तो मजदूरी नहीं देंगे। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं जो पर यूनिट बेसिस पे इनकर्ड होते हैं, वो खर्चे तभी होंगे जब प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं होंगे। सेलिंग कमीशन तभी देंगे जब वो माल बेचेगा, नहीं तो नहीं देंगे। तो इस तरह से ये वो खर्चे हैं जो वेरिएबल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट ₹12 पर यूनिट है, तो यूनिट प्रोड्यूस 1 है, तो फिक्स कॉस्ट जो है हमारी 20 है। तो ऐसे ही समझाने के लिए हो गया 20,012। फिर आता है 2 यूनिट्स की 12 है, तो 12 इंटू 2 24, और 20 ये, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ये फिक्स कॉस्ट हो गई, और ये 20024 हमारी दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट हो गई। फिर 3 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट बच्चों 36 हो गई, फिक्स कॉस्ट वही की वही रह जा रही है। तो ये एक बार आपको समझाने के लिए था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से बढ़ती जाती है। यदि जैसे मार्जिनल कॉस्ट होती है इकोनॉमिक्स वाली, वही वेरिएबल कॉस्ट होती है। और जो फिक्स कॉस्ट होती है बच्चों, रेंट वगैरह, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो चेंज नहीं होती बार बार। फिर आता है मेरा अगला स्टेप जो है, फिक्स कॉस्ट टोटल रिमेन्स द सेम। जैसे अभी फॉर एग्जांपल 20,000 व 20,000 वेदर यूनिट प्रोड्यूस इज 1 2 और 3, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द सेम एज इट वाज 12 हाइपोथेटिकली, तो वो 12 ही रहा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी बच्चों चेंज नहीं होता, ये अजम्पशन है। ये 3 अजम्पशंस हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। 3 अजम्पशंस हैं ये बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग की 3 अजम्पशंस हैं। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम, ये पहली अजम्पशन है। सेलिंग प्राइस भी सेम रहता है, ये दूसरी, ये बल्कि दूसरी होगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट टोटल रिमेन्स द सेम, ये पहली है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द सेम, ये दूसरी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन द सेम, ये तीसरी है, जब तक कि कुछ और ना कहा जाए। फिर एक ये मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट के नाम से एक स्टेटमेंट बनता है, जो ये बताता है कि एक तरीका बनाया गया है कि सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, क्योंकि जो दुकानदार को उसकी बनाने की कॉस्ट या खरीदने की कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो सबसे पहले वो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएगा। जो रेजिडुअल अमाउंट आती है उसके लिए एक अलग से टर्मिनोलॉजी बनाई गई है, इसको बोला गया कंट्रीब्यूशन, कि ये कंट्रीब्यूशन है। फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाओ तो प्रॉफिट आता है, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल देते हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज पीबीटी। ये मैं थोड़ा और लूजली लिख रहा हूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन को बच्चों ये भी बोलते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो एक तरह से ऐसे हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। ये एक तरीका, एक अजम्पशन इस चैप्टर में चलता है, इट वर्क्स, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आता है एक क्वेश्चन, मैंने हाइपोथेटिकल फिगर्स का लिया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20,
यूनिट सोल्ड 20,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट 1,20,000 ऑफ द ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन है, मे बी पर एनम ले लो, ऐसे हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, ये 20 रहेगा, 12 रहेगा, यूनिट सोल्ड अभी 20,000 है, फिक्स कॉस्ट 120 रहने वाला है। तो हमारी तीन अजम्पशन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज सेम, per unit is same, variable cost per unit is same, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम, और फिक्स कॉस्ट टोटल इज सेम। ये टॉपिक तीन अजम्पशन पे चलता है, ये टॉपिक तीन अजम्पशन पे चलता है, वो यहां लिखी हुई है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज सेम, जैसे 20 रहेगा हाइपोथेटिकल जो मेरी फिगर्स है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम, ये 12 रहेगा, और फिक्स कॉस्ट टोटल इज सेम। थर्ड ये रहेगा बच्चों 1,20,000 इस एग्जाम्पल में। अब कुछ और बातें हैं, जैसे हम लोग क्या क्या निकालेंगे। एक तो हमको बोला जाता है जी आप एक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल के बताओ, तो हम बोलते हैं जी ये क्या चीज होती है, तो वो बोलते हैं कि यदि हम, ये एक फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये एक जैसे रेशियोज है, करंट रेशियो एक रेशियो है, तो ये भी एक रेशियो है। इसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन यदि टोटल लोगे तो सेल्स भी टोटल लेना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लोगे तो सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट लेना। खिचड़ी मत पकाना कि एक पर यूनिट ले लो और एक टोटल ले लो, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये एक रेशियो आती है जिसका अलग से एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब जैसे मैंने एक ये चार्ट बनाया कि हमारी 20,000 यूनिट्स की सेल हो रही है, 20 रुपीज पर यूनिट, तो ये हमारी 4 लाख रुपीज की क्या आ गई, 4 लाख रुपीज की सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट 20,000 इंटू 12, 2,40,000 आ गया। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन 160 आ गया, और टोटल सेल्स भी आ गई हमारी 4 लाख, ये टोटल सेल्स है। तो फिक्स कॉस्ट 120 है, ये माइनस कर देते हैं, तो ये 40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन 1,60,000 है, अपॉन सेल्स 4 लाख है, इनटू 100 40%। और पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला है, सेम रिजल्ट आएगा, सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 12 है, तो नीचे भी 20, एक एक यूनिट का ले लो तो भी 40% आएगा। और यदि आप टोटल लोगे कंट्रीब्यूशन तो नीचे टोटल सेल्स लेना, ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ये टोटल, टोटल भी लोगे तो भी 40 आएगा, एक एक यूनिट से रिश्ता तो वही है ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 इज 40%। ये कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पे, सेल्स 4 लाख है, तो 1,60,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 इज 40%। इधर 20 माइनस 12, कॉन्ट्रीब्यूशन 8 रुपीज आ गया, और सेलिंग प्राइस 20 है, तो भी 40% आ गया। अब आता है बच्चों प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। ये बात हमको समझ में आ गई। इफ पीवी रेशियो इज 40% देन वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 60। फिर मैंने यही बात बताई है, यदि देखिए जितनी वेरिएबल कॉस्ट है, यदि वेरिएबल कॉस्ट 12 है, देखो वेरिएबल कॉस्ट 12, सेलिंग प्राइस 20, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स कितनी हो गई, 60% हो गई, तो बचा हुआ पीवीआर आ जाएगा। और यदि यदि पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स 80 हो जाएगी, पीवी रेशियो 30% है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स 70 हो जाएगी, ठीक है। अब आता है बच्चे, ये हमारा पहला एक काम अभी हुआ। अब आगे आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये है बच्चों पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट टोटली लेते हैं अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो बीपी इन यूनिट्स आ जाएगा। तो जो हमारी फिक्स कॉस्ट थी बच्चों 1,20,000 थी, और 20 माइनस 12 या 1,20,000 अपॉन 8 का कंट्रीब्यूशन था, तो 15,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया ये। और यदि रुपीज में लेना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये आएगा बच्चों फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आ गया 120 अपॉन 40%,
तो ये बच्चों रुपीज में 3 लाख आ रहा है। तो यदि इस कंपनी का, जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाले तो रुपीज में 3 लाख आ रहा है और यूनिट्स में 15,000 आ रहा है। इसका मतलब है कि 15,000 यूनिट्स तक इस कंपनी को ना प्रॉफिट होने वाला है ना लॉस होने वाला है इस कंपनी को, क्योंकि इसके ऊपर ही इसको प्रॉफिट या लॉस हो, लॉस तो नीचे होता है, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे लॉस होता है, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर प्रॉफिट होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। साफ लिखा है पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अभी बीईपी इन रुपीज आ गया और ये बीईपी इन यूनिट्स आ गया। फॉर्मूले हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही है ना बच्चों। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो बच्चों 8 रुपए ही आ रहा है ये। अब है if break even sales is 3 lakh or 15, there is no profit no loss. If sales is above break even point, then there may be profit. Below 3 lakh there is loss. At 3 lakh no profit no loss. इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कंप्यूट सेल्स इफ प्रॉफिट इज गिवन, सेल्स निकालनी है यदि प्रॉफिट गिवन है, और ये डिजायर्ड प्रॉफिट होता है। डिजायर्ड मतलब बंदा सोच रहा है यार इतने प्रॉफिट के लिए कितना माल बिक जाए, जैसे जो सेल्स मैनेजर होते हैं टारगेट लेके चलते हैं, यार साहब को इतना प्रॉफिट देना कमा के, तब मुझे कुछ मिलेगा बढ़िया रिटर्न। तो आप वही बीईपी का फॉर्मूला लिख लो, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो लिख लो पहले, और फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, सेल्स इन यूनिट्स आ जाएगी टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। और यदि आप यही फॉर्मूला यहां लगाओगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और नीचे पीवी रेशियो लगाओगे तो सेल्स इन रुपीज आ जाएगा। ठीक है, टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अब आएगा डिजायर्ड प्रॉफिट इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज 80,000, सेल्स टू अर्न दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बताओ कितना है। तो आप देखो इसका तरीका बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं। आप पहले फिक्स कॉस्ट, पहले एफ अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लो, यहां पे डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दो। तो ये फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में 120 थी, डिजायर्ड प्रॉफिट अभी अभी मैंने लिखा 80 है, कंट्रीब्यूशन 8 रुपीज है, तो ये आ जाएगा बच्चों 25,000 यूनिट्स। ठीक है, इतने यूनिट्स पे आपको डिजायर्ड प्रॉफिट 80,000 हो सकता है, और रुपीज में लेना है तो ये तो यूनिट्स में था। अब आता है सेल्स इन रुपीज, इसका फॉर्मूला है, पहले तो बीईपी का फॉर्मूला लिख लो, एफ अपॉन पीवीआर, और फिक्स कॉस्ट के साथ डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दो। तो फिक्स कॉस्ट 120 थी, डिजायर्ड प्रॉफिट 80,000 था, और नीचे 40% जब आप लगाओगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये रुपीज 5 लाख आ जाएगा। तो 5 लाख की सेल्स में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, 80 का। ठीक है, ये बच्चों ये एक पॉइंट था। फिर इसमें है, यहां तक हो गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो हो ही गया, ये भी हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट भी हो गया, और एक तीसरा ये भी अभी अभी कराया, डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है। अब आता है बच्चों इसी में चौथा, ये तीसरे वाला वही है अभी जो कराया, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू सेल्स इन यूनिट्स। ये फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। अब आता है बच्चों इसमें सेल्स गिवन हो, इफ डिजायर्ड सेल्स गिवन हो, कभी डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन हो तो सेल्स निकालो, सेल्स गिवन हो तो प्रॉफिट निकालो। इफ डिजायर्ड सेल्स गिवन है, कैलकुलेट प्रॉफिट, तो ये आएगा बच्चों सेल्स 10 लाख है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, एड 10 लाख, तो बच्चों सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ले लो, माइनस फिक्स कॉस्ट कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स 10 लाख है, पीवी रेशियो 40% है, और फिक्स कॉस्ट 1,20,000 ही रहने वाली है। मैंने आपको बताया था तीन चीजें वही रहने वाली है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट टोटल। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। सेल्स मेरी 10 लाख है, पीवी रेशियो 40% है, 1,20,000 का मेरा वो है बच्चों फिक्स कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट 280 आ गया। ठीक है, फिर से देख लो ना बच्चों, ये फॉर्मूला है,
सेल्स इनटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट।